एक समय की बात है, गांव का चौक लोगों से भरा हुआ था। रामू की समोसा पाव भाजी की दुकान यहीं की गलियों में थी, जिसका नाम था रामू की रसोई। रामू एक आम ग्रामीण था जो अपने मसालेदार समोसे और तीखी पाव भाजी के साथ काम करता था। जीवन में उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन उनकी मुस्कान उनके समोसे की तरह कुरकुरी थी और उनकी भावना उनकी चटनी की तरह मसालेदार थी। लेकिन जब एक नया खाद्य ट्रक उसकी आजीविका को प्रभावित करता है, तो रामू को अपने दुकान को चालू रखने के लिए नवीनता और संघर्ष का एक अनूठा नुस्खा बनाना पड़ता है। रामू ने अपनी बिक्री में गिरावट देखी। निराशा घर कर लेती है, जिससे उनके जुनून की लौ बुझने का खतरा पैदा हो जाता है। लक्ष्मी हमेशा की तरह अपने क्लासिक्स में नए मोड़ जोड़ने का सुझाव देती है, लेकिन डर रामू की रचनात्मकता को बंधक बना लेता है। मानसून की एक दोपहर एक सड़क संगीतकार ने रामू की ठेले में आश्रय मांगा। उसकी कोमल मधुर धुन रामू के गरम समोसे के साथ मिल गई और रामू ने खुद को गुनगुनाते हुए पाया। उसको प्रेरणा मिली। वह अपने भोजन को स्ट्रीट संगीत की आत्मा के साथ मिलाने के लिए दृढ़ थे, जिसके हर हिस्से में शहर की जीवंतता झलकती थी। रामू ने ट्रेंडी चाट शैली से प्रेरणा लेते हुए अपने समोसे में गरम मसाला छिड़ककर, अपनी भाजी में थोड़ा सा पुदीना मिलाकर और रंग का छौंक लगाकर प्रयोग किया। ग्राहक नए आविष्कार की खुशबू और नवीन अवधारणा से आकर्षित हुए। धीरे धीरे रामू के पैन की तड़क भड़क के साथ मेल खाने लगे। रामू की समोसा सिम्फनी की खबर फैल गई। रामू की ठेले ग्राहकों से भरी हुई थी। उसकी मुस्कान पहले से कहीं अधिक उज्जवल थी। उन्होंने सिखाया कि सच्ची सफलता नकल में नहीं, बल्कि अपनी जड़ों को अपनाने और जीवन की रेसिपी में अपने विशेष मसाले जोड़ने में निहित है। फिर एक दिन एक आदमी फैंसी स्वाद लेकर रामू के पास आया। उसकी गाड़ी के सामने खड़ा था। रामू भैया, आपके समोसे में कुछ खास है, लेकिन ऐसा क्या है जिसके लोग इतने दीवाने हो रहे हैं? फैंसी फ्लेवर्स का नेतृत्व करने वाले व्यक्ति ने उत्साह से पूछा। रामू ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई, इसमें वह मसाला और स्वाद है जो मुंबई को खास बनाती है। मैंने अपने भोजन में वह स्वाद जोड़ा है जो इस शहर को इतना अनोखा बनाता है। फैंसी फ्लेवर्स का नेतृत्व करने वाले व्यक्ति ने रामू को आश्चर्य से देखा और कहा, आपने सचमुच एक नई दिशा दी है रामू भैया, ये बहुत अद्भुत। फैंसी फ्लेवर्स का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति उसके साथ हंसा और उसके ट्रक की ओर चल दिया और कहा, आओ रामू भैया, हम सब मिलकर इस शहर को और अधिक रंगीन बना देंगे। रामू ने भी हंसते हुए कहा, बिल्कुल भाई, इसमें तो जीवन का स्वाद है। इस प्रकार रामू नई और रोमांचक रेसिपी बनाकर अपने समोसे और पाव भाजी में नए और अनोखे स्वाद जोड़ता है और अपने मौजूदा ग्राहकों को एक नई स्वाद यात्रा पर ले जाता है। फैंसी स्वादों का खतरा भी दूर हो गया और रामू ने अपने व्यंजनों में नई ऊर्जा और जुड़ाव जोड़कर अपनी आजीविका को सच्चाई से भर दिया। रामू की कहानी ने सिखाया कि किसी भी कठिनाई को आत्मसमर्थन और समृद्धि में बदलना संभव है और शहर और समूह की शक्ति हमेशा हमारे साथ है। एक लंबे समय पहले एक गांव में सुरेश और कीर्तना नामक पति पत्नी रहते थे। उनके गीतिका नामक एक सुंदर सी बेटी थी। सुरेश हमेशा सबके सामने बेवजह गर्व से पेश आता था। एक दिन शाम के समय में कीर्तना उनके घर पे वड़ा पाव बनाती है। कीर्तना,
तुम्हारे हाथ का ये वड़ा पाव सच में बहुत स्वादिष्ट है। और इतने में उनके घर सुरेश के रिश्तेदार आते हैं। अरे सही समय पे आए हैं, मेरी बीवी अभी अभी गर्मा गर्म वड़ा पाव बना रही है, बहुत स्वादिष्ट है। कीर्तना, जरा मेरे रिश्तेदारों के लिए भी वड़ा पाव बना के ले आना। जी अभी लाई। ये कह के गर्मा गर्म वड़ा पाव बना के वहां लाती है और उनके रिश्तेदारों को परोसती है। उनके रिश्तेदार उसे खाने के बाद कहते हैं, सुरेश, तुमने ठीक कहा, हम वाकई ही सही समय में आए हैं, वरना इतने स्वादिष्ट वड़ा पाव हम नहीं खा पाते। मेरी बीवी जब भी वड़ा पाव बनाती है ऐसे ही एकदम स्वादिष्ट वाले ही बनाती है, इसीलिए जितने भी बार बनाती है मैं उन्हें उतने ही प्यार से खाता हूँ। हाँ, बात तो सही है, इतने स्वादिष्ट वड़ा पाव तो कोई आसानी से नहीं बना सकता। अगर तुम्हारी बीवी ने दुकान लगाया तो लोग खरीद के खाएंगे इन्हें। हाँ नरेश, अगर मैं इतना स्वादिष्ट वड़ा पाव बनाती तो पक्का दुकान लगा देती। अगर मैं अपनी बीवी के साथ एक वड़ा पाव का दुकान शुरू करूँगा तो सभी वही आके खाएंगे और उन्हीं स्वादिष्ट वड़ा पाव के बारे में सारा गांव बात करेगा। ये एक अच्छा सोच है। ऐसे ही उसके रिश्तेदारों के जाने के बाद भी उसी विचार के बारे में सोचते रहता है। तब कीर्तना को नजर आता है कि उसके पति किसी सोच में पड़े हैं। उनके पास जाकर कहती है, क्या हुआ जी, किस चीज के बारे में इतना सोच रहे हैं आप? कीर्तना, तुमने तो सुना है ना कि मेरे रिश्तेदारों ने क्या कहा, हम हमारे घर के सामने ही एक वड़ा पाव का दुकान लगाएंगे। तब मेरे रिश्तेदारों के ही तरह इस गांव के सारे लोग उसी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, आपके विचार के अनुसार ही हम वड़ा पाव बना के बेचेंगे, लेकिन आपको अब से ऐसे बेवजह गर्व की बातें करना बंद करना पड़ेगा। अगर आप इसी बात को मानकर अपने बर्ताव को बदलने का वचन देंगे तो ही हम ये व्यापार शुरू करेंगे। हाँ, अब अगर मैं अपनी बीवी की बातों को नहीं मानूंगा तो वो शायद व्यापार शुरू करने के लिए नहीं मानेगी और मैं ख्यालों के अनुसार और मेरे ख्यालों के अनुसार कुछ नहीं होगा। ठीक है कीर्तना, तुम्हारी इच्छा के ही अनुसार मैं अपना बर्ताव बदलूंगा। हम कल से ही वड़ा पाव बना के बेचेंगे। और ऐसे ही वो बाहर जाकर वड़ा पाव की तैयारी के लिए जरूरी सामग्री लेकर आता है और अगले दिन नरेश उनका दुकान शुरू करके उसकी बीवी को वड़ा पाव बनाने के लिए कहता है। कीर्तना उसके पति के बातों के अनुसार ही वड़ा पाव बनाना शुरू करती है। स्वादिष्ट और गर्मा गर्म वड़ा पाव, आइए बाबू आइए। ऐसे जोर जोर से चिल्लाने के कारण उस तरफ जाते हुए सारे लोग आकर्षित होकर उसके दुकान आते हैं और वड़ा पाव लेके उन्हें खाने लगते हैं। सुरेश, वड़ा पाव तो बहुत गर्म और स्वादिष्ट है। हाँ, अब तक मैंने इतने स्वादिष्ट वड़ा पाव कहीं नहीं खाया है। हाँ, मेरी पत्नी बहुत अच्छा वड़ा पाव बनाती है, उसकी तरह तो और कोई नहीं बना सकता है। ऐसे उनको वड़ा पाव देकर उनसे पैसे लेता है। उस रात को जब बैठ के वो आए हुए पैसों की गिनती करने लगते हैं तो कीर्तना कहती है, अरे वाह, पहले ही दिन हमें लाभ आया है जी। निवेश के पैसों से ज्यादा पैसे तो हमने कमाया है। क्या सच में? अगर हमने ऐसे ही इसे बरकरार रखा ना तो जल्द ही हमारा बहुत बड़ा व्यापार बन जाएगा कीर्तना। हाँ, आप सही कह रहे हैं। पहले ही दिन उतने पैसे देख पति पत्नी दोनों खुश होते हैं। ऐसे ही वो हर रोज उनके सोच के मुताबिक वड़ा पाव बना के उसे बेचते हैं और कुछ ही दिनों में उनका व्यापार अच्छा चलने लगता है। मेरे सोच के मुताबिक ही हमारा व्यापार अच्छा चल रहा है। किसी और के दुकान में तो इतने लोग ही नहीं आते हैं। कुछ दिन पहले शुरू करने के बावजूद हमारा व्यापार बाकियों से बहुत बेहतर चल रहा है। और हमेशा की तरह सुरेश वापस बेवजह के गर्व में डूब जाता है और बाकियों को भी वही बातें सुनाते रहता है। उस दिन दुकान को आए एक आदमी को वड़ा पाव लाकर देता है। मैं यहाँ जब भी वड़ा पाव खाता हूँ बहुत स्वादिष्ट होता है, एक भी बार इसका स्वाद नहीं बदला। हाँ, आपने सही कहा, मेरी बीवी बहुत अच्छा वड़ा पाव बनाती है।
नया व्यापार होने के बावजूद बाकियों से हमारा बहुत अच्छा चल रहा है। हाँ। ऐसे ही वहाँ मौजूद सभी से बात करता है और ऐसे ही बात करते हुए वो उन लोगों से पैसे लेना भूल जाता है। उसके पैसे ना लेने के कारण सभी वहाँ आके उसकी गर्व की बातें सुनकर पैसे दिए बिना चले जाते थे। कुछ दिन बाद सबको जब सुरेश की कमजोरी का पता लग गया तो वो वड़ा पाव मंगा के उसे खा के पैसे देने के लिए उसके पास जाकर वड़ा पाव के बारे में बात करना शुरू करते थे। सुरेश उनकी बातों में पड़ के गर्व की बातें करता था और उनसे पैसे लेना भूल जाता था और कुछ देर बाद वो लोग वहाँ से पैसे दिए बिना चले जाते थे। सुरेश के इस बर्ताव के कारण उनके व्यापार में नुकसान होता है और अचानक उनके सपने टूट जाने पर पति पत्नी दोनों बहुत निराश होते हैं। कीर्तना, मुझे माफ करो, इस सब का कारण मैं हूँ। मेरे इस झूठे गर्व के कारण ही सबको मेरी कमजोरी का पता लग गया और उन्होंने उसका फायदा उठाया। इसीलिए हमें अब नुकसान भुगतना पड़ रहा है। ऐसे कह के बहुत दुखी होता है। आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, बस ये काफी है। अब से हम हमारा व्यापार ढंग से चलाएंगे। ठीक है कीर्तना। और तब से पति पत्नी दोनों उनका वड़ा पाव का व्यापार बहुत अच्छे से चलाते हुए खुश रहते हैं। विष्णुपुर नामक एक गांव में वीरेश और गृहा नामक दो अच्छे दोस्त अपने परिवार के साथ रहते थे। दोनों बचपन से बहुत अच्छे दोस्त होने के नाते उनके दोस्ती के भरोसे पे एक लस्सी का व्यापार शुरू करके उसे चलाते हैं। हर रोज वीरेश और गृहन दोनों साथ में उनके लस्सी के दुकान को जाते थे और आते ही दुकान को साफ करके भगवान की पूजा करके लस्सी बनाना शुरू कर देते थे। इनके लस्सी के तैयारी के लिए हर रोज शाम को लीलावती नामक एक बूढ़ी औरत इन्हें दही देने दुकान आया करती थी। और बेटा, व्यापार कैसे चल रहा है? बहुत अच्छा चल रहा है दादी। आपकी इतनी उम्र आने के बाद भी इतना काम करने की क्या जरूरत है दादी? मेरी तो सिर्फ उम्र बढ़ रही है बेटा, शरीर का ताकत तो अब भी जवान है। ऐसे ही दही देने आके उनके साथ थोड़ा बातचीत करके हंस के चली जाती थी। गृहन और वीरेश को भी उनके बारे में अच्छे विचार थे। एक दिन जब लीलावती हर रोज की तरह दुकान को दही देने आई तो उसने देखा कि वहाँ वीरेश नहीं था। समय देख के, बेटा गृहन, लगता है वीरेश दुकान में नहीं है। जी दादी, नहीं है। क्यों, क्या बात है? इस वीरेश के साथ काम करके क्या ही कमा लोगे तुम? मैं जब भी देखती हूँ सिर्फ तुम सारे काम करते हो और वो वीरेश तो सिर्फ तुम्हें लस्सी के मटके देते रहता है। ज्यादा काम करने वाले को ही ज्यादा लाभ मिलना चाहिए। ये बात मैं तुम्हें बहुत दिनों से बताने की सोच रही थी। नहीं दादी, आपको जरूर कुछ गलतफहमी हो गई है। मुझे तो वीरेश ने ही लस्सी बनाना सिखाया। उसके काम ना करने का सवाल ही नहीं उठता। आप दुकान आते तो हैं पर 10 मिनट से ज्यादा कभी नहीं रहती है, इसीलिए आप वीरेश के वास्तविकता से अनजान हैं। ठीक है, तुम्हारी मर्जी बेटा। मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। चलो अब मैं निकलती हूँ। और जाते वक्त मन ही मन पछताती है कि उसे ये सब गृहन से कहना ही नहीं था। अगले दिन जब दही देने वापस उनके दुकान जाती है तो गृहन के ना होने का मौका देख वीरेश को भी वही बताती है जो पिछले दिन गृहन को बताया था। गृहन उसकी बातों की विश्वास करता है मगर नजरअंदाज कर देता है और यही कहता है कि शायद उसने गृहन को सही तरह से नहीं समझा होगा। लेकिन वीरेश लीलावती के बातों से प्रभावित होकर गृहन पे उसके विचार बदल देता है। अब ये दोनों दो अलग दुकान खोलेंगे और मुझे ज्यादा दही बेचने को मिलेगा। वीरेश लीलावती के कहे बातों को जाके अपनी पत्नी को बताता है। आप कुछ मत सोचिए, मेरी बात सुनकर एक और लस्सी का दुकान खोल दीजिए बस।
पर गृहन को क्या बोलूं? यही बोलिए कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए ना अलग अलग व्यापार करना बहुत जरूरी है। पत्नी के प्रेरित करने पर वीरेश गृहन को एक नई लस्सी की दुकान खोलने की बात कह देता है और निवेश के पैसे गृहन से वापस ले लेता है। वीरेश के काम में और निर्णय में रुकावट ना बने, इसीलिए गृहन उसे कुछ नहीं कह पाता और वीरेश के दूर होने पर बहुत दुख होता है। गृहन को दुखी होते देख उसकी पत्नी, आपको ऐसे दुखी देख मुझे अच्छा नहीं लग रहा है जी। आपको अपने मन को ये कह के संभालना होगा कि वीरेश जी की स्थितियों ने शायद उन्हें ऐसे करने पर मजबूर किया होगा। वही तो मुझसे नहीं हो पा रहा और ऐसे अशांत मन से आप क्या ही व्यापार चलाएंगे। ठीक है, एक काम कीजिए, हमारे गांव में मेरे चाचा राधे नामक एक लस्सी दुकान चलाते हैं जो बहुत ही प्रसिद्ध है। वहाँ बहुत प्रकार के लस्सी बनते हैं। वहाँ जाके आप भी अलग प्रकार के लस्सी बनाना सीखिए। आपका ध्यान इस बात से हटेगा और व्यापार में भी वृद्धि होगा। सही बात है, वही करूँगा। ऐसे गृहन 6 गांव बाद वाले भीष्मा नगर में अपने रिश्तेदार के घर जाता है। अरे बेटा गृहन, कैसे हो तुम? तुम्हारी पत्नी कैसी है और तुम्हारा व्यापार कैसे चल रहा है? सब कुछ ठीक है मामा जी। आपके दुकान के अलग प्रकार के लस्सी आसपास के सारे गांव में बहुत प्रसिद्ध है, इसीलिए मैं भी उसे स्वाद करने आया। हाँ, 12 प्रकार के लस्सी है। तुम्हें जो चाहिए वो पी लो बेटा। चलो चलो जाएंगे। और चाचा जी गृहन को उनके लस्सी का दुकान लेके जाते हैं। वहाँ पे लोगों की भीड़ लगी होती है। टिकट खरीद के लाइन में खड़ा होके इंतजार करने के बाद उन्हें लस्सी मिलती थी। ये सब गृहन को बहुत नया और अलग लगता है। और दुकान के अंदर जाने के बाद वहाँ पे अलग तरह के लस्सी बनते हुए और बनाने का तरीका देख गृहन भी वहाँ के कार्मिक के साथ लस्सी मिलाता है। और ऐसे ही जितने भी दिन उस गांव में रहता है, गृहन अलग प्रकार के लस्सी बनाना सीख लेता है। वापस गांव आने के बाद गृहन उसके दुकान में अलग तरह के लस्सी बनाना शुरू कर देता है। वो उसके दुकान के सामने लस्सी के रंगीले चित्र बनवाता है ताकि ग्रामीणों को पता चले कि गृहन के दुकान में विभिन्न प्रकार के लस्सी मिलते हैं, और उसके नाम भी लिखवाता है। वहाँ से गुजरते हुए ग्रामीण उसे देख आश्चर्यचकित होके उसे पढ़ते हैं। इंडियन लस्सी, पंजाबी लस्सी, आम की लस्सी, नमकीला लस्सी, मीठा लस्सी, मलाई लस्सी, केले का लस्सी, मसाला लस्सी, केसर की लस्सी, चॉकलेट लस्सी, गुलाब लस्सी। ऐसे नए नाम और रंगीले चित्र देख गांव वाले भी उन नए तरह के लस्सियों को स्वाद करने आते हैं। गृहन, कुछ विशेष बात है? इतने प्रकार के लस्सी, जरा मसाला लस्सी देना। और ऐसे मसाला लस्सी पी लेता है। अरे वाह, बहुत ही स्वादिष्ट है गृहन, जरा एक और देना। ऐसे बहुत लोग गृहन के दुकान पे उपलब्ध उन लस्सियों के प्रशंसक बन जाते हैं और गृहन को अच्छा आमदनी भी मिलता है। गांव में लस्सी वाला तो सिर्फ गृहन को ही मानते थे, मगर दूसरी तरफ वीरेश के द्वारा निर्मित लस्सी का दुकान गृहन के अलग तरह के लस्सियों की तुलना में फीकी पड़ गई थी और उसे कोई आमदनी नहीं मिल रहा था। और ऐसे वीरेश को अपने गलती का एहसास होता है और वो वापस गृहन को जाके पूछता है, क्या हम वापस साथ में व्यापार कर सकते हैं? और गृहन बिना कुछ सोचे पूछे खुशी खुशी हाँ कर देता है। उसी समय लीलावती वहाँ दही देने आती है। ये क्या है गृहन, तुम्हारे दुकान में वीरेश है? जिस व्यापार के लिए तुम्हें छोड़ दिया था, इसे तो वहाँ होना चाहिए ना। ये दुकान सिर्फ मेरा नहीं बल्कि वीरेश का भी है। तुम्हारे बातों से प्रभावित होके मैंने अपने बचपन के दोस्त को दुख पहुंचाया। अगर अगली बार मुझे पता लगा कि तुम ऐसे काम कर रही हो तो तुम्हारी उम्र की भी इज्जत नहीं करूंगा। वीरेश की बातें सुन के लीलावती डर के मारे वहाँ से चली जाती है और गृहन वीरेश की बातों पे हंसता है। ऐसे वो बिछड़े हुए दोस्त
वापस मिल जाते हैं और खुशी से अपना व्यापार चलाते हैं। एक समय की बात है, गांव की गलियों में जब बातें फैली तो एक नाम जो सभी की जुबान पर होता था वो था कमला। गांव के लोग उसे लालची शहद वाली के नाम से भी जानते थे। कमला गांव में एक पुरानी और अकेली महिला थी जिनकी बुढ़ापे में लालसा बढ़ गई थी और वह बाजार में अपने खुद के शहद का कारोबार करने लगी थी। गांव की चौपड़ में रोज भीड़ लगी रहती थी क्योंकि यहाँ की सड़क गांव की व्यापारी जिंदगी की गति दिखाती थी। रोजाना यहाँ विभिन्न विक्रेताओं और खरीदारों का आना जाना रहता था। लोग अपने अपने उत्पादों को बेचने की कोशिश में लगे रहते थे। गांव की यह व्यवस्था एक बड़े बाजार की तरह ही काम करती थी, जहां हर एक विपणन कर्मी ने अपने उत्पादों को बेचने का प्रयास किया करते थे। कमला बाजार में अपनी खुद की शहद की दुकान लगाने लगी। वह जंगलों से शहद खरीदकर बाजार में बेचती थी, लेकिन उसकी खुद की खोज में लालसा इतनी बढ़ गई थी कि उसने खुद की अच्छे शहद की बजाय अन्य खराब वस्तु के साथ मिलाकर बेचने की शुरुआत कर दी। गांव के लोग कमला की शहद की दुकान पर शहद खरीदने आते थे। वह उनके सामने मिले खराब शहद के डिब्बे खोलती और उनसे कहती, देखो यह शहद बहुत पुराना है, गुड़ नहीं है। मैंने इसकी कीमत भी कम कर दी है, आप इसे सस्ते में खरीद सकते हैं। गांव के लोग उसकी बातों पर विश्वास कर लेते थे और उसके बताए दाम पर शहद खरीद लेते थे। कमला बहुत होशियार थी, उसे किसी के बारे में गलत जानकारी देने में कोई दिक्कत महसूस नहीं होती थी, क्योंकि उसे तो सिर्फ अपने फायदे की चिंता रहती थी। कमला का दिन कुछ इस तरह गुजरता था। वह सुबह सुबह उठकर जंगल में जाती और खराब शहद को अच्छे शहद के साथ मिलाकर डिब्बों में डालती थी। फिर बाजार में आकर उन डिब्बों को बेचने का प्रयास करती थी। गांव के लोग उसकी बातों में आकर उसके खराब शहद को खरीद लेते थे। एक दिन बाजार में विभिन्न विक्रेताओं के बीच बातचीत हो रही थी। कुछ लोग कमला की दुकान के खराब शहद के बारे में बात कर रहे थे। एक व्यक्ति ने कहा, आखिरकार ये कमला किस तरह से बिना किसी को पता चले अपने खराब शहद को बेच रही है। उसका यह काम बहुत ही अच्छे तरीके से हो रहा है। दूसरा व्यक्ति ने उत्तर दिया, हाँ तुम सही कह रहे हो। उसकी चालाकियां अब सभी के सामने आ गई है। उसने लोगों की विश्वासघाती की है और उसकी कमाई बढ़ गई है। कमला की दुकान में गांव के अन्य लोग भी आकर शहद खरीदने आते थे, लेकिन वे नहीं जानते थे कि उन्हें खराब शहद बेचा जा रहा है। कमला की चालाकियों के कारण वह गांव के लोगों की शहद की मांग को पूरा नहीं कर पा रही थी, क्योंकि उसके पास सिर्फ खराब शहद ही था। गांव के लोग धीरे धीरे कमला की खराब शहद के बारे में जानकारी प्राप्त करने लगे थे। एक दिन गांव के अन्य व्यापारी ने कमला की दुकान में गुप्त रूप से गया और उसकी खराब शहद की बात जान ली। व्यापारी ने गांव के लोगों को सच्चाई बता दी। गांव के लोग बहुत ही गुस्से से कमला की दुकान पर आए और उससे खराब शहद की बजाय अच्छे शहद की मांग की। कमला ने गांव के लोगों से माफी मांगी और उनसे वादा किया कि वह खराब शहद के बजाय असली और अच्छा शहद बेचेगी। गांव के लोगों ने कमला को माफ कर दिया और उसकी दुकान पर आना बंद कर दिया। कमला ने उस पल से सबक सीखा कि लालसा और बड़े बड़े वादों से किसी को धोखा नहीं दिया जा सकता। गांव के लोगों ने भी सीखा कि बड़ी बड़ी बातों के पीछे न जाएं, बल्कि सच्चाई का पता लगाने का प्रयास करें। यह कहानी हमें सिखाती है कि लालच और गलत रास्ते चुनने से हमारा जीवन मुश्किलों में पड़ सकता है और सच्चाई को पहचानने से हम गलतियों से बच सकते हैं।